नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करना सिखाऊंगा। अगर आप राष्ट्रीय आय को समझना चाहते हैं और व्यय विधि को समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो व्यय विधि है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे इसके अर्थ को समझने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले पार्टों में भी ये बताया है, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर की जो सीरीज बना रहा हूं उसमें मैंने इस चीज को कई बार बताया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एक जो देश होता है उसकी अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक होता है परिवार क्षेत्र और एक होता है उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि परिवार क्षेत्र जो होता है वो उत्पादक क्षेत्र को अपनी क्या देता है, कारक सेवाएं देता है। क्या देता है दोस्तों? कारक सेवाएं देता है, जो कि उत्पादक क्षेत्र उत्पादन के कारकों की तरह प्रयोग करके उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और तथा सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है। यानी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनके उत्पादन के लिए परिवार उनको क्या देता है, कारक सेवाएं, जिसका ये क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, उत्पादन के कारकों की तरह इस्तेमाल करते हैं और उससे वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर लेते हैं। अगर हम उत्पादन को माप कर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो ये उत्पादन विधि कहलाती है मेरे दोस्तों। पर आप जानते हैं कि जब परिवार क्षेत्र इसको क्या देता है, कारक सेवाएं, और कारक सेवाओं के बदले में ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। फिर सेकंड राउंड में क्या होता है, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उनकी क्या देता है, कारक आय देता है, जिसे हम कारक भुगतान भी कह सकते हैं दोस्तों। इन्हें हम कारक सेवाएं या फिर उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं। एक ही बात होती है, इसे हम कारक आय और कारक भुगतान दोनों कह सकते हैं। तो कारक आय, अगर हम इस कारक आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो ये फिर आय विधि कहलाती है। परंतु दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है व्यय विधि। तो व्यय विधि को भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब देखिए, जब परिवार क्षेत्र के पास आय आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पे क्या करते हैं, व्यय करते हैं। इस आय को क्या करते हैं, व्यय करते हैं। तो बहुत ही सिंपल, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, व्यय करते हैं। जब इस व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना कहलाए तो इसे ही हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों व्यय विधि। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब इसके अर्थ को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई जिसके द्वारा, यानी व्यय विधि के द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप ये जानते हैं कि अब हम इन 5 ये फॉर्मेट अभी इसको समझाऊंगा, बट ये सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम शॉर्ट में जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी इससे ये जो व्यय निकलता है ना, ये निकलता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम जो भी उपभोक्ता होते हैं, यानी जो भी परिवार क्षेत्र में आते हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं को कहां पे प्राप्त करते हैं, बाजार में प्राप्त करते हैं। तो वो बाजारी कीमत होती है, और बाजारी कीमत का मतलब यहां पे ये है कि जो भी वस्तु बाजार में जब चली जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लाभ जुड़ जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है, आर्थिक सहायता होती है। तो ये सब बात आपको समझ में आई होगी कि भाई हम व्यय विधि के माध्यम से जब इन सबको व्यय को जोड़ते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब मैंने आपको इसके अर्थ को तो समझा दिया। अब हमें ये समझना है कि हमें जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस जोड़ना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जोड़ना है, तो उसके लिए हमारे कौन कौन से मद हैं। तो सबसे पहला आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक परिवार को क्या प्राप्त होती है, कारक आय प्राप्त होती है, और जो हिस्सा
वो अपने विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे खर्च कर देते हैं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे परिवारों द्वारा या फिर निजी अंतिम उपभोग व्यय कहलाते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के जितने भी परिवार क्षेत्र हैं, जिसमें गैर लाभकारी संस्थाएं भी आ जाती हैं, वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदती हैं, बट वो कौन सी होती है? अंतिम वस्तुएं होती है। तभी यहाँ पे दोस्तों अंतिम उपभोग व्यय लिखा हुआ है। तो ये परिवारों के द्वारा हो गया, पहला मत आपको समझ में आ गया। फिर हमने इसी व्यय में क्या जोड़ना है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय में हमारे परिवार और गैर लाभकारी संस्थाएं, जिन्हें हम एनजीओ के नाम से कहते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। जबकि सरकार भी क्या होती है, उसको भी अपने प्रशासन कार्यों के लिए, शासन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी पड़ती है उत्पादक क्षेत्र से। दोस्तों किससे खरीदनी पड़ती है? उत्पादक क्षेत्र से। तो जो सरकार के द्वारा प्रशासन और शासन के लिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है, उस पर किए जाने वाले व्यय को हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो ये दोनों तो हो गए व्यय। क्योंकि देखिए, आप ऐसा समझिए, इसको और अच्छी तरीके से समझने में आएगा कि आय जो होती है ना, उसके दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं कि पहला तो होता है उपभोग और दूसरा होता है हमारा बचत। तो जो चीज बचत, जो उपभोग कर लिया जाता है ना, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वो कहलाता है हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय या फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। पर खर्चा जो हमारा व्यय होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। हमारा जो खर्चा होता है वो दो प्रकार का होता है, आप समझिए। सबसे पहले तो होता है हमारा उपभोग, जो कि व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। जबकि जो हिस्सा हम आय का बचा लेते हैं और उससे हम स्थिर परिसंपत्ति खरीदते हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें रिटर्न मिलता है, वो हमारा निवेश कहलाता है मेरे दोस्तों। देखिए, निवेश और उपभोग दोनों ही खर्चे हैं, बट उपभोग किया जाता है व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जबकि निवेश किया जाता है पूंजी निर्माण हेतु, यानी भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से। अगर आप कोई प्लांट और मशीनरी खरीदते हो, उससे एक कारखाना लगाते हो और फिर आप उत्पादन करके प्रॉफिट कमाते हो, तो वो क्या होगा? आपका निवेश होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। अगर आप एक कार खरीदते हैं मार्केट से, मैं अगर इन दोनों में एग्जांपल डिफरेंट क्रिएट करूं, तो अगर आप मार्केट से एक कार खरीदते हैं और उसको आप अपने ऑफिस के आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका उपभोग कहलाएगा। जो आपने उस पर खर्चा किया उस कार पे, वो आपका उपभोग कहलाएगा। ठीक है। अगर वही कार आप अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज के आने जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका निवेश कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, उपभोग किया जाता है व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जबकि निवेश किया जाता है व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दोस्तों, तभी इस व्यय विधि को उपभोग निवेश विधि भी कहते हैं, और इसी विधि को हम आय का विन्यास विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास आय होगी, तभी तो वो उपभोग या फिर बचत कर पाएगा, बचत कर पाएगा तभी वो निवेश कर पाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये पहले दो पॉइंट है, ये हमारे कंजप्शन से जुड़े हुए हैं, यानी उपभोग से जुड़े हुए हैं। जबकि ये जो तीनों पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमारे निवेश से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकल पूंजी निर्माण। अब ये पूंजी निर्माण क्या होता है, इसको समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूंजी निर्माण। देखिए दोस्तों, पूंजी निर्माण का मतलब होता है जब आप कोई मशीनें खरीदते हैं, कोई प्लांट खरीदते हैं, जिससे एक देश की उत्पादन क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे आपने भूमि खरीदी, आपने उसमें पूंजी लगाई, या आपने उसमें श्रमिक, मतलब यहाँ पे ये बात है, जब उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी, आप मुझे बताइए, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी? अगर आपकी एक जूतों की फैक्ट्री है और उसमें एक मशीन और 500 मान लीजिए कर्मचारी हैं, तो आप अगर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक और कारखाना खरीदेंगे, एक मशीन और डालेंगे और कुछ वर्कर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, निवेश मैं यहां पे कह रहा हूं, जब हम बड़ी बड़ी मशीनें प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, तो ऐसे जो खर्चा किया जाता है ना, वो बहुत
होता है, लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें आती हैं एक, तो उसे ही हम कहते हैं पूंजी निर्माण। अब दोस्तों आपको ये भी दिक्कत होती होगी कि ये यहाँ पे सकल क्यों लिखा रहता है, सकल क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल है, जितनी भी हमारी स्थिर परिसंपत्ति जैसे हमारे प्लांट और मशीनरी हो गई, उसका हम लगातार उपभोग प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी उत्पादन प्रक्रिया में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके इस्तेमाल करने से उसके मूल्य में कुछ ना कुछ तो क्या आती है, कमी आती रहती है, या तो वो अप्रचलन हो जाती है, या उसमें कोई सामान्य टूट फूट हो जाती है, या आकस्मिक हानि आ जाती है, कुछ भी, तो उसके मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो वो इसमें सम्मिलित होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो दोनों पहले पॉइंट है ये हमारे उपभोग से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उपभोग बताया। और ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारे निवेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यय विधि है और व्यय हमारा दो तरीके का होता है, एक उपभोग और दूसरा निवेश। तो सकल पूंजी निर्माण का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनों का खरीदना, प्लांटों का करना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ये बात समझ में आ गई होगी कि पूंजी निर्माण क्या होता है। अब बात करते हैं माल सूची निवेश। अब माल सूची निवेश क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल, अगर आप एक स्थिर परिसंपत्ति पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा सकल पूंजी निर्माण। परंतु दोस्तों आप कच्चे माल पे पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए आप एक जूते बनाने की मतलब फैक्ट्री है आपके पास, तो आपका जो स्थिर है वो क्या है, आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो नहीं बदलती है बार बार, लंबे समय मतलब बहुत समय के बाद बदलनी पड़ती है। तो स्थिर परिसंपत्ति क्या होती है, जो कि मशीन होती है, प्लांट होते हैं वो आपके, जो कि लंबे समय तक हम उत्पादन प्रक्रिया में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके समय के साथ जिसके मूल्य में कुछ कुछ कमी भी आने लगती है। जबकि माल सूची निवेश होता है कच्चा माल हो गया, अर्धनिर्मित वस्तुएं हो गई या निर्मित वस्तुएं हो गई, उसे माल सूची कहते हैं। देखो माल सूची में तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक तैयार वस्तुएं, दूसरी अर्ध तैयार वस्तुएं, तीसरी कच्चा माल। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, माल सूची निवेश में परिवर्तन, माल सूची में परिवर्तन, या हम इसे स्टॉक में परिवर्तन भी कह सकते हैं। और स्टॉक में परिवर्तन को निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि अगर हम अंतिम स्टॉक जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें से अगर हम प्रारंभिक स्टॉक को घटा दें तो हमारा अंतिम स्टॉक कहलाता है। और देखिए बहुत ही सिंपल है, ये दोनों निवेश हैं, मैंने आपको बताया। बट सकल पूंजी निर्माण स्थिर पूंजी पर किए जाने वाला पर कहते हैं निवेश खर्चा है, जबकि माल सूची निवेश हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल, कच्चे माल पर किए जाने वाला खर्चा है तो पर दोनों ही निवेश, आप इस बात को समझिए। अब बात करते हैं निवल निर्यात। अब ये निर्यात क्या है? देखिए दोस्तों, निर्यात करने के लिए पर पहले जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आपकी एक जूतों की कंपनी है, आपकी जो कंपनी है वो विदेश में माल बेचती है, पर बेचने के बाद उसको पैसा मिलेगा, बट वस्तु को बनाने के लिए तो पहले खर्चा करना पड़ेगा ना, पैसा लगाना पड़ेगा ना। तो निर्यात क्या है, निर्यात से देश में पैसा आता है, जबकि आयात से पैसा देश से बाहर जाता है। और उन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, निवल निर्यात। निवल निर्यात का मतलब होता है निर्यात में से जब हम आयात को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, निवल निर्यात। तो ये भी एक तरीके का खर्चा होता है। तो आपने देखा कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है और ये भी इन्वेस्टमेंट है, और ये दोनों कंजप्शन है। अगर हम इस पूरे को नाप लेते हैं, निजी अंतिम उपभोग है, सरकारी, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है फिर बाजार कीमत पर, क्योंकि ये सारे के सारे भले परिवारों ने कोई वस्तुएं खरीदी हो, गैर लाभकारी संस्थाओं ने कोई वस्तु खरीदी हो, या सरकार ने खरीदी हो, या कोई स्थिर पूंजी का निर्माण किया गया हो, कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी गई हो, या फिर कच्चा माल खरीदा गया हो, या निर्यात किया गया हो, सभी बाजार कीमत पर किया गया है। और दोस्तों इसमें देखिए बाजार कीमत क्यों आया है, ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, भले उपभोक्ता खरीदे, एनजीओ खरीदे, सरकार खरीदे, कोई भी खरीदे, वो बाजार कीमत पे खरीदेगी। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा सकल, कि यहाँ पे सकल क्यों आया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्थिर परिसंपत्ति जैसे कि प्लांट और मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उस पर किए जाने वाले व्यय होता है। तो कोई भी मशीन है
भले हम उसका बहुत अनेक बार उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग कर सकते हैं, बट समय के साथ साथ उसके मूल्य में कमी आती ही रहेगी। उसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सकल आया। अब इसे घरेलू क्यों कहा गया? क्योंकि ये घरेलू सीमा की बात कर रहा है, इसमें विदेशी व्यापार सम्मिलित नहीं है। निवल निर्यात मतलब घरेलू सीमा की बात कर रहा है, विदेशों से प्राप्त कारक आय इसमें भी सम्मिलित नहीं है। उत्पाद का तो मतलब आप जानते ही हैं, वस्तु और सेवा के योग को हम उत्पाद कहते हैं, और जितना उत्पाद होगा उतनी ही आय होगी, और जितनी ही आय होगी उतना ही व्यय होगा। ये बात तो आप जानते हैं। तो अब देखिए, हमने इन 5 मदों को जब जोड़ लिया तो हमें तो मिल गया क्या? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें से हमें इस बाजार कीमत को किस में करना है? कारक लागत। क्योंकि देखिए, जब भी हम राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय व्यय, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद जितना होगा उतनी ही राष्ट्रीय आय होगी, उतना ही राष्ट्रीय व्यय होगा, अगर कोई समावेश या फिर वापसी नहीं होती है। दोस्तों, ये बात का भी आप ध्यान दें। तो हमें तो ये पता है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमेशा निवल होती है, और दूसरी बात वो साधन लागत पर होती है। साधन लागत मतलब जो कि कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। मैंने आपको ये बात पहले बताई, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल, जैसे हम इसमें मूल्यह्रास माइनस करेंगे, यानी स्थिर परिसंपत्ति का उपभोग, जो भी हम मशीनरी प्लांट का प्रयोग करते हैं उत्पादन प्रक्रिया में, और उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको अगर हम घटा देते हैं, तो फिर हमें बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात। फिर जैसे ही हम इसमें से निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष कर में से यदि आर्थिक सहायता को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात, निवल अप्रत्यक्ष कर। क्योंकि मैंने जब आपको आय का चक्रीय प्रभाव मैंने आपको समझाया था 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी सरकार उत्पादक क्षेत्र में कर लगाती है, जो भी सरकार उत्पादक क्षेत्र को कर लगाती है, वो एक तरीके की क्या होती है? वापसी होती है। और जो उसे आर्थिक सहायता देती है वो एक तरीके का समावेश होता है, और उन दोनों के ही डिफरेंस को हम निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे निवल अप्रत्यक्ष कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगाया तो जाता है उत्पादक क्षेत्र पर, बट वो उसके अंतिम भार को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को बढ़ाकर उपभोक्ताओं में डालने में सफल रहते हैं। तभी इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसे अनिवार्य रूप से एक उत्पादक क्षेत्र को सरकार को देना ही पड़ता है। अगर नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस बात को याद रखें आप। अगर हम जैसे ही निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे तो ये जो बाजार कीमत है ना, ये निकल आएगी हमारी किसमें? कारक लागत पर। यानी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। तो बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पे आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पे दिखा देता हूं। तो हमें क्या मिल जाएगा? जैसे हमने नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया, यानी निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस किया, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि होगा हमारा देशी आय या घरेलू आय, जो एक देश की। अब दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एक जो घरेलू आय होती है या जो देशी आय होती है, उसमें विदेशी कंपनियां भी सम्मिलित होती हैं, यानी विदेशी नागरिकों की भी आय जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि हमारे देश के भी बहुत सारे नागरिक होते हैं जो विदेशों में काम करके पैसा कमाते हैं, जिसे हम विदेशों से प्राप्त कारक आय कहते हैं। अगर हम इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देते हैं, यानी विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ देते हैं, तो ये फिर बन जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको इस तरीके के वीडियो चल रहे हैं और अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं 12th क्लास, 11th क्लास और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए वीडियोस बनाऊंगा। इसके आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बस अभी थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि अभी संसाधनों की काफी कमी है। और दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।